हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान-IQ में। और आज हम करेंगे एनसीएफ 2005 का चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके साथ ही आपका जो चैप्टर 2 है वो फिनिश हो जाएगा और हमारे 3 चैप्टर रह जाएंगे एनसीएफ में, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो उसको भी मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसके पहले के अगर पार्ट्स आपको देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जो एनसीएफ 2005 स्पेशल है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, एनसीएफ जो है इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं और ये सेकंड चैप्टर का 3rd पार्ट है। ठीक है, तो बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की, यानी कि ज्ञान और समझ के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बेसिकली एम्स ऑफ एजुकेशन की बात की गई है, साथ ही साथ नॉलेज क्या होती है इसके बारे में बात की गई है। इस सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, एम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वो बहुत ही ब्रॉड होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इसमें कुछ 2 बेसिक एम्स की बात की गई है जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहला इसमें बोला गया है कि टू डेवलप वैल्यूज़ एंड कैपेबिलिटीज़ इन एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, मूल्य का विकास करना है और हर व्यक्ति में जो है क्षमताओं का विकास करना है, ये हमारी एजुकेशन का एम होना चाहिए। यानी कि हर बच्चा जो भी स्कूल में शिक्षा पाता है या फिर जो एजुकेशन लेता है उसमें मूल्य और क्षमताएं विकसित होनी चाहिए, ताकि वो अपने असल ज़िंदगी में जो है इन चीज़ों से जो है डील कर पाए। जितनी भी उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आई उनसे डील कर पाए, दूसरों से इंटरेक्ट करते वक्त कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे अपनी जो अपने आप की जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना है, वो इससे ये हमारा एजुकेशन का एम होना चाहिए कि हम बच्चे को कम से कम ये सिखा पाए। मूल्यों में आपके नैतिक मूल्य भी आ सकते हैं, ठीक है, आपकी सोशल वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्षमताएं, आपकी कॉम्पिटेंसीज जितनी भी हैं, कैपेबिलिटीज़ जितनी हैं, वो हमें बढ़ानी है। ठीक है, तो बेसिकली ब्रॉड एम के रूप में हम कह सकते हैं कि हमें हर बच्चे में वैल्यूज़ और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है। दूसरा इसमें बात की गई है टू डेवलप अ सोशियो पॉलिटिकल एंड कल्चरल विजन फॉर सोसाइटी। ठीक है, अब देखिए स्कूल होता क्या है, स्कूल बेसिकली होता है एक मिनी सोसाइटी बोल सकते हैं। और ठीक है, एजुकेशन जो है हमें बेसिकली स्कूल के थ्रू इसलिए मिलती है क्योंकि पूरा हम 12 साल का एक पीरियड जो है अपने स्कूल में स्पेंड करते हैं, तो इसलिए जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं ज़िंदगी के 12 साल। और इसमें ये हमसे मतलब एजुकेशन सिस्टम से ये एक तरह से उम्मीद लगाई जाती है कि वो जो हमारी सोसाइटी के जो सोशो पॉलिटिकल या कल्चरल दर्शन है, यानी कि जो हमारा समाज जिस तरह से सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक तरह से गढ़ा हुआ है, या फिर सांस्कृतिक दर्शन जो है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको बच्चा जो है अपने अंदर समा पाए। ठीक है, वो बाहर जब आएगा एजुकेशन लेकर तो वो अपने सोसाइटी का जो है एक इम्पॉर्टेंट सिटीजन बनकर उभरे और उसमें सामाजिक और राजनीतिक वैल्यूज़, उसके कल्चर को जो है, अपने सामाजिक मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को और सांस्कृतिक मूल्यों को जो है अहमियत दे। ठीक है, तो ये बेसिकली एजुकेशन का एम होता है। तो हम कह सकते हैं एजुकेशन अपने आप में एक तरह से मैं कहूँगी कि ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आपको बंद पैकेट में कुछ है और बच्चे को बस पिला दो या खिला दो और उसके बाद उसको सब कुछ आ जाएगा। नहीं, ये जीवन भर का प्रोसेस है जो आप हमेशा सीखते रहते हैं। लेकिन बेसिकली जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके एम्स जो हैं वो इस बात पर फिक्स होने चाहिए कि हम एक अच्छा इंसान जो है बना पाए, जो अपनी ज़िंदगी में आने वाले हर पड़ाव को जो है अच्छे से निभा पाए, साथ ही साथ दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक जो है संबंध बना पाए, उनके साथ अच्छी वैल्यूज़ जो है इनकलकेट करे अपने अंदर, और साथ ही साथ दूसरों की भी जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी समझे। ठीक है, तो बेसिकली हम कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को एक अच्छा नागरिक इंसान को बनाना चाहिए ताकि वो देश की सेवा कर सके और देश की उन्नति में जो है भागीदारी कर सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इन एम्स ऑफ एजुकेशन की बात की गई है। अब जो हमारा करिकुलम है, ठीक है, इसमें बेसिकली ये फोकस किया गया है कि जो करिकुलम है इसके लिए जो एम्स ऑफ एजुकेशन है उन पर ये करिकुलम फोकस होना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 जो है वो इसी पर फोकस है, हमारे एम्स ऑफ एजुकेशन को लेकर चलता है। ठीक है, और ये भी बात की गई है कि बहुत सारे एम्स होते हैं, सिर्फ हम 2 एम्स में नहीं, मतलब ये ब्रॉड है, इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फिर ठीक है, जैसे मैं मूल्य की बात करूं तो फिर नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य सब आ जाता है। ठीक है, फिर हम एक अच्छा नागरिक बनने के लिए बोलते हैं, फिर जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनको भी हमें इनहेंस करना है, तो सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बात की गई है कि एम्स ऑफ एजुकेशन को पाने के लिए करिकुलम का जो फोकस है वो इन पर होना चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन पर। नेक्स्ट इसमें नॉलेज की बात की गई है। देखिए, नॉलेज क्या होती है, कोई भी ज्ञान जो है वो सत्य या असत्य की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए जब हम कोई भी विचार हमारे सामने आता है तो उसका कुछ ना कुछ एक
मैं कहूँगी कि ऑपोजिट भी सामने खड़ा हो जाता है, फिर दोनों में क्लैशेस होते हैं। क्लैशेस जो है कुछ लोग उसके फोर में बोलते हैं, कुछ अगेंस्ट में बोलते हैं, और फिर एक नई नॉलेज क्रिएट हो जाती है। तो ज्ञान हमेशा जो है क्रिएट होता रहता है, उसको आप बंद डब्बे में जो है पैक नहीं कर सकते हैं, इसमें ये बात की गई है। तो बच्चों को मौका देना चाहिए रिक्रिएट करने का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉलेज की। इसमें जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइज थ्रू लैंग्वेज इनटू पैटर्न्स ऑफ थॉट, यानी कि जितने भी कंसेप्ट हम सीखते हैं लैंग्वेज के थ्रू, है ना। जब लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती है, जब बच्चा सोशलाइजेशन के प्रोसेस में चला जाता है तो वो कुछ कंसेप्ट सीखता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर कुछ नए कंसेप्ट सीखता है, ठीक है। तो ये सारा एक्सपीरियंस ही है जो गेन कर रहा है, फिर उससे मीनिंग निकालता है जो उसको अपनी जिंदगी में हेल्प करता है, अपनी वर्ल्ड, इस दुनिया को समझने में हेल्प करता है। यही हम नॉलेज बोलते हैं, इन्हीं एक्सपीरियंसेस को हम नॉलेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें ये बेसिकली बात की गई है, यानी कि संगठित अनुभव जो भाषा और विचार श्रृंखला के माध्यम से अर्थबोध पैदा करते हैं और जिनके माध्यम से हम संसार को समझते हैं। तो इसके बारे में बात की गई है नॉलेज की, ठीक है। और नॉलेज जो है वो एक एंडलेस प्रोसेस है, ठीक है। जैसे विकास कहते हैं ना, विकास एक एंडलेस प्रोसेस है, इसी तरह से जो नॉलेज है वो जीवन भर लगातार आप ज्ञान जो है क्रिएट करते रहते हैं। फिर कुछ आज किसी ने कुछ अलग बोल दिया पूरी सोसाइटी से हटकर, तो फिर हम उसको पागल समझते हैं कि ये तो मेंटल है, इसने सोसाइटी के अगेंस्ट कैसे बोल दिया, या फिर इसने इन बेसिक विचारों के अगेंस्ट कैसे बोल दिया, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि फिर बाद में उसी बंदे के विचार जो है किसी ना किसी दिन फेमस हो जाते हैं। यानी कि कहते हैं ना कि हर एक, जो J.S. मिल है, वो पॉलिटिकल थिंकर है बहुत बड़े, उन्होंने कहा है हर एक विचार, भले वो कितना ही ऑपोजिट हो, कितना ही गलत हो, उसको महत्व देना चाहिए, क्योंकि क्या पता आज जो हम उसकी बातों को गलत समझ रहे हैं, क्या पता आगे जाके भविष्य में वो हमारे काम आए, ठीक है। तो विचारों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, और ये विचार जो है एक दूसरे के यही नॉलेज का क्रिएशन करते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज इज नॉट अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, मतलब कि खत्म होने वाला प्रोडक्ट नहीं है कि तैयार माल है आपको मिल जाएगा, बट इट इंक्लूड्स वेज ऑफ थिंकिंग, ऑफ फीलिंग। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है और आप क्या करते हैं, इससे जो है आपकी ज़्यादा नॉलेज जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। तो मैंने कहा ना अभी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसमें यही बात की है कि जीवन पर्यंत तक चलती है ये नॉलेज, जो ज्ञान का सृजन है वो जिंदगी भर चलता रहता है, ठीक है। नॉलेज कहीं भी आप कंस्ट्रेंट नहीं कर सकते, उसको कहीं भी फिक्स नहीं कर सकते। ये नॉलेज फिक्स नहीं है, फिनिश्ड नहीं है, बल्कि ये एंडलेस है, ये हमेशा रिक्रिएट होती रहती है, ठीक है। और बच्चे क्या करते हैं, नॉलेज कंस्ट्रक्शन, इसमें यही फोकस है कि बच्चों को आपको नॉलेज क्रिएट करने का मौका देना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे अपने आप में नॉलेज क्रिएटर होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें कुछ बालकों में कौन कौन सी बुनियादी क्षमताएं पाई जाती हैं उनकी बात की गई है। देखिए सबसे पहले भाषा है। मैंने बताया कि कोई भी कम्युनिकेशन जब होती है, कहते हैं ना कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप, वो तो रिलेशनशिप की बात होगी, लेकिन मैं कहूँगी कम्युनिकेशन ही है जो हमें आपस में जोड़ती है, वरना और चीज़ें क्या है। आप खुद सोचिए, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, भले ही आप साइन लैंग्वेज के थ्रू बात कीजिए, ठीक है, भले ही आप इशारों में बात कीजिए, मैं कह रही हूँ ना साइन लैंग्वेज, जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, जो इंसान बोल नहीं सकते हैं, वो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर आप किसी भी तरीके से आप रिटन फॉर्म में यूज़ कीजिए, कुछ लोग लेटर लिखना पसंद करते हैं, कुछ लोग ईमेल के थ्रू बातें करते हैं, कुछ लोग चैटिंग के थ्रू बातें करते हैं। तो बेसिकली बच्चों के बारे में भी यही है कि जितना उनका भाषा का विकास होता है, उनकी क्षमताएं और निखरती हैं। तो ये भाषा जो है बहुत ही बुनियादी क्षमता है जो और क्षमताओं को निखारती है, ठीक है। इस पर बहुत कुछ डिपेंड होता है, ये जो थॉट और लैंग्वेज का पूरा प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसमें बात की गई है फॉर्मिंग एंड सस्टेनिंग रिलेशनशिप। अब मैंने कहा ना कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप, तो वही बात आ गई कि अगर आप लैंग्वेज होगी तभी तो आप जो है संबंध बनाएंगे और उसको कायम भी रखेंगे। मतलब कि बच्चों में भी क्या होता है ना कि बच्चे बेसिकली अपनी रिलेशनशिप्स फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं? जब वो पीयर इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है, पीयर इंटरैक्शन करते हैं, अपने टीचर के साथ इंटरैक्शन करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ इंटरैक्शन करते हैं, तो वो संबंध बनाते हैं और उसके बाद वो उनको कायम भी रखते हैं। कायम रखना भी अपने आप में एक कला है, ठीक है। आपकी दोस्ती आज इससे हुई कल टूट गई, ऐसे नहीं चलता है ना लाइफ में। तो उनको आना चाहिए, बच्चों को ये चीज़ हमें सिखानी पड़ेगी कि किस तरह से रिलेशनशिप्स को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चा एक तो ईगो सेंट्रिज्म जो है उसको छोड़ दे कि भाई सिर्फ अपनी बात को ना रखे, दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी समझे, ठीक है, दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझे। फिर जो जितने भी हमारी नेचुरल या सोशल एनवायरनमेंट है उसको एस्थेटिक रूप में वो एक्सेप्ट करे, उसके सौंदर्य को वो पहचाने, ठीक है। जितनी भी हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझे और फिर उसमें जो ये रिलेशनशिप्स हैं मेंटेन करना सीखे। नेक्स्ट है कैपेबिलिटीज फॉर वर्क एंड एक्शन। अब देखिए वर्क एक्शन में क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कोई समझिए कुम्हार है जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, उसका माइंड और बॉडी
ठीक है, माइंड और बॉडी जो है वो दोनों एक साथ काम करेंगे तभी तो मिट्टी का घड़ा बनेगा। तो ये जो वर्क और एक्शन होता है, कार्य और क्रिया जो है माइंड और बॉडी का ज्वाइंट एक तरह से मैं कहूंगी कार्य होता है। ठीक है, आपका माइंड आपकी बॉडी का साथ देगा तभी आप वर्क या एक्शन कर पाएंगे। इसमें आपकी स्किल्स भी आ जाती हैं। अगर आप में कोई दक्षता है अलग से, ठीक है, जैसे किसी में टेलरिंग स्टिचिंग की होती है, किसी में फैशन डिजाइनिंग की मतलब स्किल आ जाती है कि भाई इनको डिजाइन कपड़े डिजाइन करना बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, मैं स्किल्स की बात कर रही हूँ। किसी को म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सब कैपेबिलिटीज जो है वर्क और एक्शन के लिए, ये भी बच्चों की बुनियादी क्षमताएं हैं जिनको हमें निखारना है। बेसिकली बात ये है कि करिकुलम में इन सारी चीजों को जो है इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो करिकुलम के बारे में हो रही है। अब बात आती है नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब ये क्या है, व्यवहार में ज्ञान। जो मैं अभी बोल रही थी ना कि व्यवहार में जो है आपका ज्ञान, जैसे स्किल्स और क्राफ्ट की मैंने बात की थी, तो एनसीएफ 2005 के सेगमेंट में बोला गया है कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है यानी कि व्यवहारिक ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस को अब तक जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको पता है कि सब्जेक्ट्स पर ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, मैथ साइंस स्पेशली रहते हैं। हिंदी को फिर थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, कहते हैं कि हिंदी में तो सब पास हो जाते हैं, जो भी है। ठीक है, मैथ साइंस को बहुत वैल्यू मिलती है। मैं कहूंगी कि जो हमारा स्कूल सिस्टम है वो बेसिकली जो है हमारा सब्जेक्ट बेस्ड है। ठीक है, इस सब्जेक्ट बेस का मतलब क्या होता है, हम जब स्कूल की बात करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट्स की बात हमारे दिमाग में आती है। ठीक है, 11th 12th में जाना है, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, अरे 10th में तुम्हारे पास सारे सब्जेक्ट्स हैं, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा है। हम बहुत ही कम इस प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस आज के टाइम में बहुत बढ़ गई है। ठीक है, क्राफ्ट, इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती है, वोकेशनल एजुकेशन जिसके बारे में गांधी जी ने भी बात की थी, और साथ ही साथ जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है वो सब इन चीजों के बारे में बात करता है। और अभी एनपी जो 2020 आई है उसमें तो बेसिकली कहा ही गया है कि क्लास 6 से जो है बच्चों को एक स्किल जो है वो सिखाई जाएगी। साथ ही साथ इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। जो लोकल हमारे जो लोकल लोग होते हैं, जैसे कोई किसान हो गया या फिर कोई, जैसे मैं कह रही हूँ, कारपेंटर हो गया या पोर्टर हो गया, जिनके पास बच्चों को 10 दिन के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजा जा सकता है। तो ये चीज कुछ प्लानिंग है जो एनपी में चेंज हो रहा है। तो इसमें कहा है कि जितने भी क्राफ्ट होते हैं, वीविंग हो गया, कारपेंट्री हो गया, पॉटरी हो गया, या फिर फार्मिंग हो गया, शॉपकीपिंग हो गया, परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका म्यूजिक एंड डांस आ जाता है, विजुअल आर्ट्स में आपका ड्राइंग पेंटिंग वगैरह आ जाता है, और स्पोर्ट्स तो आप सबको पता है। तो ये सारे बहुत ही वैल्यूएबल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है, इनको केवल स्किल नहीं समझना है। एलसीएफ बेसिकली इनकी बात इसीलिए कर रहा है कि हम इनको सिर्फ एक स्किल समझकर छोड़ देते हैं कि ये तो एक काम है जो हमें करना है बेसिकली पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो इनको स्किल्स ना समझकर आप एक नॉलेज के रूप में समझिए। इट इज अ फॉर्म ऑफ नॉलेज, इसको एक ज्ञान के रूप में समझिए और इसको ही हमें डेवलप करना है। ठीक है, तो ये इसमें चीज कही गई है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि इसके लिए हमें रिसर्च करनी बहुत जरूरी है इस एरिया में। ठीक है, कि प्रैक्टिकल नॉलेज, जो प्रैक्टिकल डिसिप्लिन है, देखो डिसिप्लिन का मतलब होता है जो आपके बेसिकली सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे मैथ साइंस, इन सबको हम डिसिप्लिन बोलते हैं या फिर कह सकते हैं इनको अनुशासन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी एक डिसिप्लिन बनाना है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इंडियन कल्चर की बात की गई है कि इंडिया में जो है पहले जब वर्ग होते थे तो सबको, पहले जो वर्ग थे वो हमारे काम पर डिपेंड थे, जाति तो बहुत बाद में आई, जो एक सोशल स्ट्रक्चर है मैं कहूंगी, लेकिन जो वर्ग थे वो बेसिकली काम पर बेस्ड थे। मतलब जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी कोई काम चला आ रहा था तो उनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कुछ लोग व्यापार कर रहे थे तो व्यापारी कहलाए। ठीक है, फिर कुछ लोग सफाई का काम करते रहे थे तो देखा कि उनके जो बच्चे हैं वो भी एक काम कर रहे हैं, तो वो चीजें साथ ही साथ चलती चली गई। तो इसमें ये बेसिकली बात की गई है कि उनसे एक्सपीरियंस हमें लेना चाहिए कि वो किस तरह से काम करते हैं। आप किसी भी जैसे कि फार्मर है, आप फार्मर से पूछ सकते हैं किस तरह से काम करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो हमें स्कूल में शेयर करना है। बेसिकली इसमें यही बात की गई है और इसको एक वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ नॉलेज हमें मानना है। ठीक है, नेक्स्ट बात की गई है फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से समझ के रूप होते हैं सॉरी। तो इसमें जो है एनसीएफ में जो मैं ये जो आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ये सारे एनसीएफ पर बेस्ड है, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है। हाँ, कभी कभी मैं चीज़ों को थोड़ा सा, वाक्यों को थोड़ा आपको इजी बनाने के लिए थोड़ा मोल्ड कर देती हूँ, वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सब एनसीएफ से ही है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि मैंने अपने आप से बनाया है। तो एनसीएफ में जो है ये समझ के कुछ रूप हैं, ये बताए गए हैं। पहला मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एथिक्स, फिलोसफी। ठीक है, इनका सब के बारे में आपको पता ही है। बेसिकली बात ये की है कि ये सारी फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने आप में यूनिक होती हैं। ठीक है, ये नहीं कहा गया कि इनको अलग अलग करके पढ़ाइए, नहीं, इनको जोड़ के पढ़ाना है, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ाना है। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है। जैसे मैथ्स का अलग एक सिंबल होता है, कोडिंग सिंबल्स होते हैं। ठीक है, अपनी खुद की एक लैंग्वेज होती है। ऐसे सोशल साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, हम बेसिकली
ह्यूमन के बिहेवियर को पढ़ते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन का बिहेवियर सोसाइटी में कैसे चेंज होता है, सोसाइटी का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो ये सब हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं। साइंस में हम और थोड़े से कंसेप्ट समझते हैं, फिर हाइपोथेसिस निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, कंट्रोल्ड सिचुएशंस में बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आर्ट और एस्थेटिक की बात हो जाती है, जब आर्ट्स को मतलब कला में जब आपका विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाता है। साथ ही साथ एस्थेटिक्स की बात यहाँ पर होती है सौंदर्य शास्त्र, मतलब आप अप्रिशिएट करें नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट को, नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोरे और काले का भेद करें कि गोरे लोग सुंदर होते हैं और काले लोग जो हैं अच्छे सुंदर नहीं होते, ये चीजें नहीं करनी है। ओके, दिस इज नॉट सौंदर्य शास्त्र। एस्थेटिक्स होता है आप चीजों की अंदर की खूबसूरती को पहचानिए, ठीक है। जैसे कि आपने अगर कोई पेंटिंग देखी है तो आप उसको अप्रिशिएट करना सीखिए, ठीक है, कि किसी की कला है उस कला को अप्रिशिएट करना सीखिए। कोई भी परफॉर्म कर रहा है आपके सामने, या फिर कोई भी आप चीज, नेचर की कोई चीज देखते हैं, नदी को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, तो उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक सेंस। ओके, तो हमें उस नेचुरल ब्यूटी को जो है वो अप्रिशिएट करना है, ये बेसिकली होता है। फिर नीति शास्त्र में हम बेसिकली जजमेंट के ऊपर आ जाते हैं, क्या गलत सही की बात होती है, मॉरल वैल्यूज हमारी आ जाती हैं, वो सब नीति शास्त्र का पार्ट है। फिर फिलोसफी हमें बेसिकली एक ऐसा ज्ञान प्रोवाइड करता है जिसके बेस पर जो है हम बाकी चीजें करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं ना गांधीवाद की बात सुनते ही हमारे मन में सत्य, अहिंसा, या फिर हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह, इन चीज़ों के बारे में विचार आता है। तो गांधीवाद भी अपने आप में एक फिलॉसफी है। या फिर रूसो जो है, या फिर जे कृष्णमूर्ति हैं, ये मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड बता रही हूँ। जे रूसो हैं, उन्होंने नेगेटिव एजुकेशन की बात की है। उसके बाद हम कृष्णमूर्ति की तरफ जाए तो वो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। तो ये सभी फिलोसफर्स हैं जिनके बेस पे जो है हमारी थ्योरीज वगैरह और हमारी जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो बनती है, उसके बेस पर हम प्रैक्टिकल नॉलेज को जज करते हैं। तो ये फिलॉसफी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अब जरा देख लेते हैं कि रिक्रिएटिंग नॉलेज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि नॉलेज जो है वो हमेशा रिक्रिएट होती रहती है। तो इसमें ये बेसिकली यही बताया गया है कि ज्ञान को फिर से समझना है और बच्चा जो है वो अपने आप रिक्रिएट करेगा। हमें उसको सिर्फ वो माहौल प्रोवाइड करना है और उसको हमें एक तरह से उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि वो खुद रिक्रिएट करे नॉलेज को, ठीक है। वो अपनी समझ के अनुसार जो है एक नई समझ को डेवलप करे, और यही बेसिकली प्रोसेस होता है रिक्रिएटिंग नॉलेज का। मूव अवे फ्रॉम फैक्ट्स एज एंड्स। हम क्या पढ़ते हैं, जब हमें कोई फैक्ट पता चलता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो हमारे लिए एंड प्रोडक्ट हो जाता है। किसी ने पाइथागोरस थ्योरम की जो है हमें बता दिया कि ये फॉर्मूला है, इसके आधार पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बस हमने मान लिया कि हाँ भाई ये फैक्ट है प्रॉपर और ये हमारा एंड आ गया है, हमें बस इसके बेस पर क्वेश्चंस करने हैं। क्या हमने कभी जानने की कोशिश की है? मतलब मैं मानती हूँ कि देखिए 10 to 15% एक्सेप्शंस तो आपकी क्लास में हमेशा होती है, लेकिन मोस्टली बच्चे उन्हें टीचर ने फॉर्मूला बता दिया, बस फॉर्मूला रट लिया, उसके बाद उसके ऊपर सवाल कर दिए। कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि फॉर्मूला आया कैसे है, उसके पीछे की जो है, जो भी जिसने भी उस फॉर्मूले को जो है इन्वेंट किया है वो कैसे किया, उसका पूरा प्रोसेस क्या था, क्या उनके एक्सपीरियंस थे। तो इसमें बेसिकली यही बात की गई है कि आप सिर्फ फैक्ट्स को एंड प्रोडक्ट ना समझे, बल्कि आप फैक्ट्स कैसे लोकेट किए गए हैं उनको जाने, ठीक है, कि किस तरह से वो फैक्ट्स जो है हमारे सामने आए हैं। जैसे इवेपोरेशन का कंसेप्ट है, या फिर जो आपका बल्ब का कॉन्सेप्ट है, कितने भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, वो बेसिकली आए कहाँ से हैं, इनको समझने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। जब आप इनको समझेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे का कंसेप्ट तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ वो अपनी नॉलेज को भी क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो क्या पता इस सीखने के प्रोसेस में, इस प्रोसेस को जानते जानते वो अपनी एक नई तरह की धारणा हमारे सामने प्रस्तुत कर दे और वही आगे चलकर कोई साइंटिस्ट बन जाए, मतलब साइंटिस्ट कह सकती हूँ, कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर दे। तो बेसिकली हमें वही करना है, ठीक है। बच्चों को सिर्फ ये नहीं कहना कि ये फॉर्मूला है, ये डेफिनेशन है, इसको रट लो और इसके बाद तुम्हें लिखना है, बस ये नहीं करना है, ओके। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं एजुकेशन सिस्टम में, मतलब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया है। सबसे पहला तो कि को करिकुलर एरियाज जो होते हैं उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलती। जैसे मैंने बताया ना कि वोकेशनल एजुकेशन को जो है समझा ही नहीं जाता, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, वो तो जस्ट एक ग्रेडिंग सिस्टम में कहते हैं ना कि ग्रेड्स मिल जाती है म्यूजिक में। जब हम छोटे थे या फिर जब आप लोग भी छोटे रहेंगे, आप स्कूल में रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई किसी ने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया होगा म्यूजिक को, किसी ने डांस को, कि किसी ने ड्राइंग को, कहा होगा कि शायद ये तो ग्रेड्स ऐसे ही मिल जाती हैं, इनमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। ये बेसिकली हमारी धारणा है और इसी पर बेस्ड हमारे टीचर्स की धारणा बन जाती है और इसी पर जो है स्कूल और पेरेंट्स सबका सिस्टम चलता रहता है। तो बेसिकली यही कहा है कि जो को करिकुलर एरियाज हैं उनको एकेडमिक के बराबर जो है हमें इंपॉर्टेंस दिलवानी है, जो NP 2020 भी यही कहता है, ठीक है।
नेक्स्ट सब्जेक्ट एरियाज आर नॉट इंटीग्रेटेड एंड इंटर रिलेटेड। अब यहाँ पे बात ये है कि अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स और इंग्लिश का कोई कनेक्शन नहीं होता, मैथ्स और हिंदी का कोई कनेक्शन नहीं होता। मतलब हिंदी हमारे लिए बिल्कुल अलग सब्जेक्ट हो जाता है, मैथ्स फिर एकदम से अलग सब्जेक्ट हो जाता है। बच्चों को इनके बीच का कनेक्शन ही समझ में नहीं आता है। तो इसमें एक आ गया है कि सब्जेक्ट्स को जो है आप रिलेट करके पढ़ाएं। ठीक है, रिलेट करने का मतलब है कि मैथ्स के थ्रू आप लैंग्वेज भी इंप्रूव कर सकते हैं या लैंग्वेज के थ्रू आप मैथ्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको इंटर रिलेट करें, इनको आपस में जोड़ें और तब बच्चों को समझाएं, ताकि वो इन सब्जेक्ट्स को एक नॉर्मल अलग अलग फ्रेगमेंटेड वेज में ना समझे, बल्कि ये समझे कि ये सब जो है एक सर्कल है, उसका पार्ट है। ठीक है, मतलब कि एक घर है, उसके सदस्य हैं ये सारे ही, और ये इनका आपस में संबंध है, हमें ये समझाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट एरिया जो है वो इंटीग्रेटेड होने चाहिए, इंटर रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट है कि इन्फॉर्मेशन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर नॉलेज। अब कहा ना कि फैक्ट्स पर ध्यान जाता है, फैक्ट्स हमारा एक तरह की इन्फॉर्मेशन ही होती है, तो हमारा ध्यान फैक्ट्स पर जाता है, ना कि नॉलेज पर, ज्ञान पर। और ज्ञान के लिए आपको समझ बनानी जरूरी है, और वो समझ कब आएगी? जब आप गहन चिंतन करेंगे, सोचेंगे उस चीज के बारे में, खुद मैनिपुलेट करेंगे चीजों को। तो वही बात है कि हमें फैक्ट से ज्यादा हमें नॉलेज के कंस्ट्रक्शन पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है इशू ऑफ इंक्लूडिंग न्यू सब्जेक्ट्स। देखिए, जब हमारे सामने कोई भी नया टॉपिक आता है, जैसे सपोज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, जैसे कि उसको सब्जेक्ट में भी 9, 10th और 11, 12th के सिलेबस में भी कह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेट करेंगे उसको। ठीक है, तो लेकिन ये जो न्यू सब्जेक्ट जब हम ऐड करते हैं तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहा है कि एक किताब बना देते हैं, उसके बाद कुछ हेल्प बुक्स आ जाती हैं, फिर इसका एक पेपर रखवा लेते हैं। तो ये न्यू सब्जेक्ट जो है इंडिया में, इनका यही क्राइटेरिया होता है। तो इन्होंने कहा है कि इस चीज को खत्म करना है। न्यू सब्जेक्ट आपने इंट्रोड्यूस किया है तो उसको जस्ट एक सब्जेक्ट मत बनाइए, उसको समझाइए कि वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और उसको क्या पढ़ना है, उसमें किस तरह से पढ़ना है, ये सब उन चीजों के बारे में बताना जरूरी है, और वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। ठीक है, नेक्स्ट द प्रिंसिपल्स फॉर सेलेक्टिंग नॉलेज फॉर इंक्लूजन इन द करिकुलम आर नॉट वेल वर्कआउट। फिर उसके बाद ये कहा है कि जो भी नॉलेज हम सेलेक्ट करते हैं करिकुलम के लिए, वो अच्छे तरह से वर्कआउट होती नहीं है। जैसे मैं अभी ये को करिकुलर एक्टिविटीज, जब सीसी आया था तो हर चीज ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की गई थी, लेकिन आपको भी पता है कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी रह गया है, फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट। बेसिकली पेरेंट्स का भी ध्यान मार्क्स पर जाता है, टीचर भी मार्क्स पर फोकस करते हैं। तो इसमें यही कहा है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। जो हम जितनी भी पॉलिसीज लाते हैं, जितना भी इंक्लूजन करते हैं नॉलेज का करिकुलम में, वो अच्छी तरह से काम नहीं करता है, तो उसको हमें सुधारने की जरूरत है। नेक्स्ट है कि चिल्ड्रंस नॉलेज एंड लोकल नॉलेज, दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें क्या है कि स्थानीय ज्ञान को जो है बच्चों के ज्ञान से जोड़ना है। स्थानीय ज्ञान क्या होता है? जैसे लोकल नॉलेज इसकी हम बात करते हैं। देखिए, आप लोकल का मतलब ही क्या है? जो आपकी लोकेलिटी में है वो आपका लोकल चीज़ हो जाती है। ठीक है, जैसे आपको आम का पेड़ मिल गया अपने पड़ोस में, तो वो आपके लिए एक लोकल चीज़ हो गई। ठीक है, वो आम का पेड़ जो है, अब जिसने आम का पेड़ नहीं देखा है उसके लिए तो बहुत अच्छा रिसोर्स हो गया ना वो। तो इसमें यही बात की गई है कि नॉलेज जो है इज नॉट अ मीन्स टू एन एंड। ये ज्ञान जो होता है ना, वो केवल साधन ही नहीं है, बल्कि वो साध्य भी है और साधन भी है। मतलब जो चीज़ हमें पानी है, जो हमारा एम है, उसको पाने का जो प्रोसेस है वो भी इस ज्ञान से होकर गुजरता है। मतलब हमें उसी ही अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना है उस चीज़ को काटने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? अगर नहीं आई तो मैं इसका एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि सपोज आपको एक नदी है, आपको इस पार जाना है। ठीक है, तो इस पार जाना है नदी के, तो ये जो रास्ता आएगा, ठीक है, ये रास्ता चाहिए ना आपको, और ये जो नदी के इस पार पहुंचना है, ये आपका एम हो गया। ठीक है, और ये रास्ता है। तो इसने कहा है जो नॉलेज है, हमें नॉलेज तक पहुंचना है, और ये जो बीच में इस रास्ते से गुजरना है ना, ये भी नॉलेज ही है। इस ज्ञान को पार करते करते हम एक नए ज्ञान की तरफ पहुंचेंगे। तो ये अपने आप में साध्य भी है और साधन भी है, जिसके थ्रू हम पहुंचेंगे। कहते हैं ना, मीडियम भी है और हमारा एम भी है यही। उसके बाद कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा को प्रासंगिक बनाना। ठीक है, तो लोकल नॉलेज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पड़ोस में फार्मर है, ठीक है, या फिर आपके पड़ोस में खेत मिलते हैं, आपके पड़ोस में एक आम का पेड़ मिलता है, तो जब टीचर जो है बच्चे को ट्री के बारे में समझा रही है, तो वो उनकी लोकल जो ज्ञान है, स्थानीय ज्ञान को जो है उनसे जोड़ सकती है। कि बच्चों से पूछ सकती है किसी ने आम का पेड़ देखा है क्या, फिर बच्चे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बच्चों को एक प्रसंग मिल गया बेसिकली। ठीक है, अब बच्चे, देखिए सारे बच्चे तो नहीं शेयर करेंगे, लेकिन कुछ तो शेयर करेंगे ना, फिर दूसरे बच्चे कहेंगे हाँ भाई इसने देखा है, तो मतलब ये हमारी जिंदगी में है, ये आम का पेड़ हमारी जिंदगी में है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है, जब आप उसको बच्चों से उसको ये बताएंगे कि ये आपकी रियल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, तभी वो साकार होता है, उसको समझाना। तो हमें एजुकेशन को बेसिकली कंटेक्चुअलाइज करना है, किसी ना किसी कंटेक्स्ट में या फिर संदर्भ में समझाना है, किसी प्रसंग के अनुसार उसको समझाना है। ठीक है, तो ये कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है। लोकल एनवायरनमेंट इज अ नेचुरल लर्निंग रिसोर्स। मैंने अभी बताया कि अगर आपके पड़ोस में फार्मर रहता है या कारपेंटर रहता है, और आप अगर ऑक्यूपेशन का
सब्जेक्ट पढ़ा, ये जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप ऑक्यूपेशन के बारे में बच्चों को समझा रहे हैं ईवीएस में, तो आप इनको बुलाइए फार्मर, या फिर आप खुद विजिट कराइए बच्चों को, जैसे 10-10 के ग्रुप में आप बच्चों को ले जा सकते हैं, ठीक है, खेत दिखा सकते हैं, ठीक है, फार्मर से बात करवा सकते हैं, ग्रुप में सर्कल में खड़े हो सकते हैं, सब फार्मर बीच में खड़े होकर बता सकते हैं कि वो किस तरह से खेती करते हैं। तो जब वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को सुनेंगे, ये उनका लोकल एनवायरनमेंट भी है और ये अपने जो है नेचुरल सेटिंग होती है, तो बच्चा इससे ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, उसको पढ़ाई जो है बोझ नहीं लगेगी और एक्चुअल में उसकी जो लर्निंग है वो भी बहुत ही बेटर होगी। ओके, इट कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट बट ऑल्सो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो इसमें केवल फिजिकल और नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं होता बल्कि आपका सोशियो कल्चरल भी होता है। ये कैसे होता है? जैसे कि आप डेमोक्रेसी की वैल्यू सिखा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी वैल्यूज है वो आपको बच्चे के अंदर डालनी ही है, मतलब उनको समझानी है। तो आप डेमोक्रेसी का क्या सिर्फ ये समझा देंगे कि लोकतंत्र क्या है, जब यहाँ पे लोग वोट करते हैं, अपना नेता खुद चुनते हैं, आप सिर्फ बताकर समझाएं कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। या जब आप क्लास में जब कोई चुनाव कराना होगा, आप क्लास में चुनाव करा दीजिए, जब आप मॉनिटर बना रहे हैं किसी को, ठीक है, तो क्लास में चुनाव कर दीजिए। पहले आप एक दिन पूछ लीजिए कौन कौन से बच्चे जो हैं वो मॉनिटर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे आपको नाम देके उनको कहिए कि आप एक दिन का टाइम दे रही हूँ, आप प्रिपेयर कर लीजिए, और उसके बाद कल आपका सबको अपनी अपनी बारी से मतलब अपनी बारी से आएँ और सारे बच्चों को बताएं कि आप मॉनिटर बनेंगे तो क्या करेंगे, या मॉनिटर बन के आप क्या कर सकते हैं। एंड लेट द स्टूडेंट्स डिसाइड। ओके, बच्चों को डिसाइड करने दीजिए कि इनमें से कौन काबिल मॉनिटर बन सकता है। ये नहीं है कि कोई दबंग सा लड़का है, दबंग सी लड़की है जो अच्छे से डांट सकती है, मार सकती है, उसको आपने मॉनिटर बना दिया। तो जब आप खुद ही डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करेंगे क्लास में, तो बच्चे कहाँ से डेमोक्रेटिक वैल्यूज सीखेंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप से आएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि जितने भी आपकी सोशल कल्चरल वर्ल्ड है, आपका फिजिकल नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो सब जो है वो ये जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, लोकल नॉलेज है, ये इस सब में आता है, ठीक है। तो ये मेरी कहने की बेसिकली बात थी कि इसका मतलब यही है कि आपको अपनी लोकल नॉलेज का जो है यूज़ करना है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी का एग्जांपल मैंने जैसे आपको एक सोशल वैल्यू के रूप में बताया है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और भी बहुत सारे कंसेप्ट हो सकते हैं, जैसे जेंडर बायसनेस का होता है ना, जेंडर के बारे में अगर आपको सेंसिटाइज करना है बच्चे को, तो आप बच्चों के घर से शुरुआत कीजिए कि आपके घर में कौन कौन से काम मम्मी करती है, कौन कौन से पापा करते हैं, कौन कौन से फिक्स्ड काम है या कोई फ्लेक्सिबल काम भी है जो चेंज होता है, ठीक है। आप देखिए इस डिस्कशन के थ्रू जो है आप बहुत जल्दी बच्चे की लोकल नॉलेज को जो है उसकी खुद की नॉलेज से आप जोड़ पाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू में भी आप ऐसे बोलना, मतलब इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आप किस तरह से बच्चों के परिवेश को यूज़ करेंगे, तो आपको वेरियस एग्जांपल्स देने हैं उसमें। ये नहीं करना कि हम ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, नहीं, आप बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए कि आप बच्चों के थ्रू कैसे सिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट भी सेम ही है, मतलब ये अलग से दिया हुआ है इसलिए मैं अलग से बता रही हूँ आपको। कम्युनिटी का क्या रोल है? देखिए समुदाय में जो लोग होते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना समुदाय के लोगों का, जैसे कि फार्मर्स हो गए या फिर किसी के पेरेंट्स भी हो गए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस करते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं, मम्मियों के भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। जब आपकी वो फूड वाला चैप्टर चलता है तो आप मम्मियों को बुला सकते हैं स्कूल में। तो वो वाली चीज़ है कि कम्युनिटी के रिसोर्सेज का हमें यूज़ करना है, कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है नॉलेज, स्कूल में नॉलेज देने के लिए समुदाय के ज्ञान को जो है वो स्कूल में शामिल करें। स्कूल्स कैन प्रोवाइड ए लेंस थ्रू विच चिल्ड्रन कैन डेवलप ए क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सोशल रियलिटी। अब ये नहीं है कि जो आपको सोसाइटी से डायरेक्ट ज्ञान आ रहा है उसको डायरेक्ट आपको बच्चों को कहना है कि ठीक है आपने सुन लिया बस यही है, ऐसे नहीं। बच्चों को क्रिटिकली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मौका दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपने जेंडर बायस में कह रही थी ना, जेंडर रोल्स किस तरह से सेंसिटाइज होते हैं बच्चों में, और बच्चों को सेंसिटाइज करने के लिए सपोज आपने मम्मी को बुला लिया, एक पापा को बुला लिया, पापा ने कहा कि हम ये वाले काम करते हैं, हम क्यों करते हैं ये वाले काम, या मम्मी से पूछे, किसी की मम्मी को आपने स्कूल में बुला लिया, क्लास में बुला लिया 10-15 मिनट के लेक्चर के लिए, फिर मम्मी बताएगी कि वो ऐसे काम क्यों करती हैं या उनके हस्बैंड यही काम क्यों करते हैं, ठीक है। फिर आप बच्चों को सोचने का मौका दीजिए कि इनमें से कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स है, वो सब बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बच्चों को मौका दीजिए, 2 बच्चे बोलेंगे, 3 बच्चे बोलेंगे, 4 बोलेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे सारे बच्चे बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो सोशल रियलिटी को जो है जज कर पाएंगे, ना कि एज इट इज जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वही ले लेंगे। तो आप कम्युनिटी का रिसोर्सेज का जो है इस तरह से यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी में और भी चीजें होती हैं, जू हो सकता है कोई आपके पड़ोस में, ठीक है, कोई आपके पड़ोस में म्यूजियम हो सकता है आपके स्कूल के एनवायरनमेंट के पड़ोस में, ठीक है, कोई गांव हो सकता है, उस गांव का विजिट कराया जा सकता है। तो बेसिकली यही है कि कम्युनिटी रिसोर्सेज को आपको यूज करना है। अब देखिए कम्युनिटी के पास तो ज्ञान होता ही है जो वो बच्चों को देते हैं, साथ ही साथ कम्युनिटी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी स्कूल पर नजर बनाए रखते हैं कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा ना, अगर आपने स्कूल में टीचिंग करी तो कुछ 2-4 दबंग
स्ट्रॉन्ग पेरेंट्स होते हैं जो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ स्कूल में पढ़ाई गई है, इसको किस तरह से पढ़ाया गया है। तो इनके भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि क्या आपने इंक्लूड किया है, क्या आपने एक्सक्लूड किया है पर्टिकुलर नॉलेज से या एक्सपीरियंस से। तो इनकी जो नॉलेज है, एनसीएफ में बोला गया है कि इनकी नॉलेज को भी हमें एक तरह से समझना है और फिर उसको करिकुलम में उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। हायर अथॉरिटीज़ को टीचर बताएगा, फिर हायर अथॉरिटीज़ जो है अपने से ऊपर वाले अथॉरिटीज़ को बताएंगे ताकि हम कुछ चेंजेस कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से ये एक टू वे कम्युनिकेशन कहूँगी मैं। कम्युनिटी के लोग आप कुछ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, फिर प्लस वो स्कूल से कुछ नॉलेज एक्वायर करते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो बेसिकली यही है कि लोकल एनवायरनमेंट का यूज़ करना है, कम्युनिटी रिसोर्सेज का यूज़ करना है। नेक्स्ट कुछ बात करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी मैं बात करूंगी। कुछ विकास मूलक विचार इस हेडलाइन के साथ इसमें कुछ दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूंगी इंट्यूटिव थिंकिंग की। ठीक है, इसमें इंट्यूटिव नॉलेज की बात की गई है। अंत प्रज्ञात्मक ज्ञान जो होता है, द नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट और गट फीलिंग रेदर देन ऑन स्पेसिफिक लर्निंग। जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं ना, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं ना, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है आपके थॉट्स में, इसका मतलब होता है कि आपकी जो नॉलेज है वो किसी ना किसी फैक्ट पर बेस्ड है, मतलब सबने मानी हुई है और बिल्कुल मतलब फैक्ट्स पर बेस्ड है, लेकिन सब्जेक्टिव में आपके अपने ओपिनियंस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यस और नो में आंसर देना है, या तो उस क्वेश्चन का आंसर यस होगा या उसका आंसर नो होगा, आपका कोई जजमेंट उसमें नहीं आता है। लेकिन सब्जेक्टिविटी में आपके खुद के जजमेंट आ जाते हैं, आपकी फीलिंग क्या कह रही है। हम किसी लर्निंग पे डिपेंड करके नहीं बोलते हैं। ये नॉलेज क्या होती है, जब हमारे खुद के जजमेंट होते हैं या हमारी फीलिंग क्या कह रही है, हम क्या सोचते हैं इस बारे में, तो इसको हम बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज। ठीक है, तो इसमें बेसिकली बात ये बोली गई है कि बच्चा जब क्लास फर्स्ट में या नर्सरी केजी में जब भी आता है तो उसके कुछ अपने विचार होते हैं जो वो क्लास में आकर जो है वो शेयर करता है, तो उसको हम इंट्यूटिव नॉलेज बोलते हैं। तो इसको एक सही डायरेक्शन में हमें लेकर जाना है और इस नॉलेज का भी जो है बच्चे की नॉलेज का यूज करना है। ठीक है, हो सकता है कि उसका जजमेंट सही हो सकता है गलत भी हो, तो वो टीचर का काम है कि उसको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। उसके बाद कुछ और बात की गई है कि प्री स्कूल से प्राइमरी स्कूल ईयर्स तक जो है इंपॉर्टेंस जो है वो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स पर देनी चाहिए। मैथ्स में आपके जो मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस ये बच्चे को आ जाने चाहिए, और लैंग्वेज में आपका जो है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग ये सारी स्किल्स उसमें डेवलप हो जानी चाहिए। तो प्राइमरी स्टेज तक जो है आप इन दो पर फोकस कीजिए, और उसके बाद जब अपर प्राइमरी जाएंगे यानी कि 6 ऑनवर्ड्स जब बच्चे जाएंगे तो उनको बेटर डिफाइंड सब्जेक्ट एरियाज के बारे में बताया जाता है और उनको उसके बारे में अलग से समझाया जाना चाहिए। ठीक है, इंटर रिलेट करना चाहिए, लेकिन ये भी समझाना चाहिए कि सोशल साइंस की क्या वैल्यू है, साइंस की क्या वैल्यू है। लेकिन जब हम प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं तो आप लैंग्वेज पर और मैथमेटिक्स पर फोकस रहिए। अगर लैंग्वेज में सारी कॉम्पिटेंसीज आ गई हैं और मैथमेटिक्स में जितना भी अरिथमेटिक है उनको समझ में आ गया है तो वो इनफ है प्राइमरी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो गाइज ये थी एनसीएफ चैप्टर 2 जो है आपका आज खत्म हो जाता है। इसके नोट्स जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, और आप भी पढ़िए एनसीएफ क्योंकि बड़ा ही मज़ेदार है, आपकी बहुत अच्छी समझ बनेगी। साथ ही साथ वीडियो देखेंगे तो और बेटर हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग, और इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेगी केवीएस वालों को, एनवीएस वालों को भी, और सीटेट और केवीएस और डीएसएसबी वालों को रिटर्न एग्जाम में तो एनसीएफ पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर से।